यूपी सरकार के लिए डब्ल्यूएचओ का ट्वीट। योगी सरकार के कार्यों की तारीफ की। यूपी में कोरोना संक्रमण रोकने की कोशिश की, डब्ल्यूएचओ ने की तारीफ। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की बड़ी मुश्किलें। परिवर्तन निदेशालय ने अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का दर्ज किया मामला। सीबीआई के एफआईआर को बनाया आधार। गाजीपुर में गंगा घाटों पर मिले 24 से अधिक सड़े गले शव। 24 से अधिक शव 3 से 4 दिनों से उतराए पड़े मिले। शवों को लेकर किसी को कोई नहीं है जानकारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को किया ढेर। जम्मू कश्मीर में इस महीने आतंकी मुठभेड़ की तीसरी बड़ी घटना। नमस्कार, ये एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है खबर दोपहर में। और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। देश में इस समय कोरोना महामारी की दूसरी लहर जमकर कहर बरपा रही है। देश के सभी राज्य कोरोना की दूसरी लहर से खासा प्रभावित हुए हैं। जहां एक तरफ संक्रमण के मामलों में वृद्धि हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकारें संक्रमण की रोकथाम के लिए कई हथकंडे अपना रही हैं। तो वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी के दौर में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की है। डब्ल्यूएचओ ने उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना करते हुए ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य सरकार घर घर जाकर टेस्टिंग कर रही है। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि बीमारी की रोकथाम के लिए यूपी सरकार ने बीमारी प्रबंधन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का अच्छा उदाहरण पेश किया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। ऐसे में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में कोरोना को लेकर ताजा जानकारी साझा की है। क्या कुछ कहा सत्येंद्र जैन ने, आइए आपको सुनाते हैं। 12,651 केसेस थे और पॉजिटिविटी थी 19.1%। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के अंदर जो 19% के करीब आ गई है और जो टोटल केसेस थे 28,000 पर डे तक मैक्सिमम गए थे। अब ये कम होते हुए 12,500 के आसपास आ गए हैं। तो थोड़ी सी लगता है आशा की किरण नज़र आ रही है कि जो बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे थे अब वो कम होने स्टार्ट हुए हैं। परंतु अभी भी हम कंफर्ट नहीं ले सकते हैं। इसके अंदर 2 क्राइटेरिया हैं। जब तक पॉजिटिविटी 5% से नीचे ना आ जाए और केसेस भी मतलब 3-4 हज़ार से नीचे ना आ जाए, तब तक मुझे लगता है हमें पूरी तरह से मान के चलना चाहिए कि अभी केसेस काफ़ी माने जाएंगे। दिल्ली के अंदर ट्रेंड रिवर्सल जो था वो लगभग अप्रैल के आखिरी सप्ताह में स्टार्ट हो गया था। लग रहा था कि कम होना स्टार्ट हो गया। तब भी मैंने कहा था कि कंफर्म करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होता। कंफर्म है कि यहाँ पीक तो लगता है कम हो गया है। देखिए, संडे के दिन भी 66,000 टेस्ट हुए थे। दिल्ली में डेली 80,000 के करीब टेस्ट हो रहे हैं। देखिए, लॉकडाउन का फ़र्क है थोड़ा सा। लॉकडाउन होने की वजह से लोग घरों से कम निकल रहे हैं। पहले जो भी मार्केटों में जाते थे, पब्लिक स्पेस में जाते थे, उनके सबके किए जा रहे थे। दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में सब जगह नहीं मिल पा रहा है। वैक्सीन ही नहीं मिल रही ना। अभी वैक्सीन मिल जाएगी तो सबको लगा देंगे। हमने तो इंतजाम कर लिए हैं। दिल्ली सरकार ने वैक्सीन के पूरे इंतजाम कर लिए हैं लगाने के। परंतु वैक्सीन जो मिलती है कंपनीज को वो केंद्र सरकार पूरा उसके ऊपर कंट्रोल है उनका। जिसको देना चाहते हैं उनकी ऑर्डर से ही मिलते हैं। तो अभी वैक्सीन मिलने में दिक्कत आ रही है। स्टॉक का स्टेटस पता लगे अभी दिल्ली में मतलब 3-4 दिन की वैक्सीन देखिएगा। अभी नहीं मैं कह सकता कि क्योंकि एक समय ऐसा आया था ऑक्सीजन की कमी थी बहुत ज़्यादा। तो दिल्ली के अंदर बेड्स में दिक्कत आ रही थी। अब वो दिक्कत तो कम हुई है, ख़त्म हो गई है, बट अभी भी डिमांड है। दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स की बेड की अभी भी डिमांड है। अभी भी देखिएगा 23,000 के करीब बेड हैं दिल्ली में जो कोरोना के हैं, जिसमें से 20,000 के करीब ऑक्यूपाइड है। 20,000 एडमिशन बहुत बड़ी बात होती है। खाली बेड तो हैं 3,500 के करीब खाली बेड है, बट उससे भी इम्पोर्टेंट है कि 20,000 लोग अस्पतालों के अंदर एडमिट हैं। पिछली जब लहर आई थी तब मैक्सिमम 9,500 पेशेंट एडमिट हुए थे किसी एक दिन में। मैंने मैक्सिमम जो ऑक्यूपेंसी थी 9,500 बेड की थी। टॉप कितनी गई ऑक्यूपेंसी आप लोगों की? 1-1.5 हज़ार एक्स्ट्रा मान लीजिएगा। मतलब 22,000 की 22,000 तक गई। तो वो बहुत बड़ी संख्या थी। और अब एक किसी भी शहर के लिए, प्रदेश के लिए
22,000 लोगों का अस्पताल में एडमिट होना बहुत बड़ी बात है। सर ऑक्सीजन का क्या स्टेटस है अभी? ऑक्सीजन का पहले से थोड़ी डिमांड कम हुई है, क्योंकि अभी जैसे बताया ना कि नंबर ऑफ केसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, परंतु अगर ऑक्सीजन मिलती रहेगी। उधर प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई के एफआईआर के आधार पर यह मामला दर्ज किया है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की एफआईआर को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को निर्देश दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो उनके केस की तत्कालिकता के आधार पर हाईकोर्ट की वैकेशन बेंच को स्थानांतरित किया जाएगा। आपको बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने करीब 1.5 महीने पहले राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक लेटर में आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने ही मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। परिवर्तन निदेशालय ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। इसको लेकर बीजेपी भी हमला बोल रही है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का कहना है कि सारी पोल खुलने वाली है। पे कार्रवाई शुरू की है, 100 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी बाहर आएगी। भ्रष्टाचार का पैसा, वादे की वसूली का हिस्सा, फिर 2010 से लेकर 14, 19, 20 ये सब अब बाहर आएगा और अनिल देशमुख के बाद में अनिल परब का भी नंबर लगने वाला है। खबर दोपहर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कोविड वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। केरल की राजनीति में हमेशा आयरन लेडी के नाम से जानी जाने वाली गौरी अम्मा ने एक प्राइवेट अस्पताल में अंतिम सांस ली। यहां उन्हें उम्रजनित बीमारियों के इलाज के लिए भर्ती किया गया था। वो 1957 में पहली दुनिया की पहली लोकतांत्रिक तौर पर निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार के मंत्रिमंडल की सदस्य थी। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को दिवंगत गौरी अम्मा को श्रद्धांजलि दी और उन्हें एक साहसी योद्धा बताया। ट्वीट कर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपना जीवन शोषण व अत्याचार को खत्म करने व बेहतर समाज की स्थापना करने में लगाया है। इसके अलावा उनके निवास स्थान पर खुद केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी पहुंचे। Was one of the tallest personalities in the political life of Kerala. She was the revenue minister in the first EMS government who piloted the historic land reform bill, and she was always in the forefront for the cause of the downtrodden section in the state. Her death is a great loss. देश में कोरोना का कहर अभी भी जारी है, लेकिन कोरोना पर हो रही राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को सोनिया गांधी की ओर से की गई पार्टी कार्य समिति की बैठक को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें एक पत्र लिखा और राजनीति न करने की सलाह दी।
जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कहा कि मौजूदा संकट काल में कांग्रेस के आचरण से दुखी हूं, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं हूं। उन्होंने पत्र में लिखा कि आप ही की पार्टी के कुछ लोग ग्राउंड पर लोगों की मदद करने में सराहनीय काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की नकारात्मकता की वजह से उन लोगों की मेहनत बेकार हो जाती है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला लेकर उन सभी कंपनियों को दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सीन बना सकती हैं। वैक्सीन का उत्पादन करने वाली कंपनियों के लाभ का एक अंश रॉयल्टी के रूप में उन दोनों कंपनियों को दे सकते हैं जिन्होंने मूल फॉर्मूले को खोजा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक हर भारतीय को वैक्सीन नहीं लगती, ये जंग नहीं जीती जा सकती। मैं आज एक सुझाव देना चाहता हूं, वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाना चाहिए। लोग से लॉकडाउन भी सफल रहा। हमने पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन के बेड भी खूब बढ़ाए हैं। कल ही जीटीबी हॉस्पिटल के सामने 500 नए आईसीयू के बेड चालू किए हैं। अब दिल्ली में आईसीयू और ऑक्सीजन के बेड्स की कमी नहीं है। दिल्ली में वैक्सीनेशन पूरे जोर शोर से चालू हो गया है। लोगों में खूब उत्साह है, मैंने खुद देखा है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में जहां वैक्सीनेशन हो रहा है, मैं कई स्कूलों में गया, लोगों से बात की, लोग बहुत खुश हैं और अच्छे से अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। मैं अपने स्कूल स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्कर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं जो वैक्सीनेशन में लगे हुए हैं। अभी हम 1.25 लाख डोज रोज वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इसको जल्दी हम रोज 3 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 3 महीने में सभी दिल्ली वालों को वैक्सीनेशन लगा। पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सीन बचा है और ये समस्या देशव्यापी है। पूरे देश में इस वक्त वैक्सीन की भारी कमी हो रही है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां वैक्सीन न होने के कारण अभी तक वैक्सीनेशन शायद शुरू भी नहीं हो पाया। वैक्सीन की कमी देश के सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। आज केवल 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं। ये दोनों मिलके महीने में केवल 6-7 करोड़ वैक्सीन बनाती हैं। तो इस तरह तो हम देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में हमें 2 साल से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तब तक तो कोविड की पता नहीं कितनी लहरें आ जाएंगी, कितनी बर्बादी हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम भारत में वैक्सीन का उत्पादन युद्ध स्तर पे बढ़ाएं और देश के हर नागरिक को अगले कुछ महीने में वैक्सीन लगाने की राष्ट्रीय योजना बनाएं। वैक्सीन लगनी चाहिए। यही एक तरीका है जिसके द्वारा हम जल्दी से जल्दी सभी भारतीयों को वैक्सीन लगा पाएंगे। आपको याद हो, जब पहली लहर आई थी, हमारे देश में पीपी किट की कितनी किल्लत थी, कितना संघर्ष करना पड़ता था पीपी किट लेने के लिए। सोचो अगर उस टाइम केवल 2 कंपनियों को पीपी किट बनाने का अधिकार होता तो क्या आज देश में पीपी किट मिलते? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज कई भारतीय कंपनियां पीपी किट बना रही हैं। इसलिए हम किसी और पे पीपी किट के लिए निर्भर नहीं हैं। भारत में बेहतरीन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनियां हैं। हमारे पास विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं। मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूं कि यदि उन्हें अवसर दिया गया तो वे अपना भरपूर सहयोग दें। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। आप देखते रहिए ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे।
आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर दोपहर में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा केंद्र सरकार पर लगातार हमला जारी है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों से कोरोना संकट काल में नदियों में शवों की तैरने की तस्वीरें सामने आई हैं। मंगलवार को राहुल गांधी ने इसी मुद्दे के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लिखा, नदियों में बहते अनगिनत शव, अस्पतालों में लाइनें मीलों तक, जीवन सुरक्षा का छीना हक। पीएम वो गुलाबी चश्मे उतारो जिससे सेंट्रल विस्टा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। राजधानी दिल्ली में बन रहे सेंट्रल विस्टा को लेकर राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे वक्त में जब देश में महामारी हो, लोग ऑक्सीजन और अस्पताल के लिए भटक रहे हो, ऐसे में इस तरह के प्रोजेक्ट पर पैसा खर्च करना ठीक नहीं है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। अब ऐसे में कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद राशिद अल्वी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला किया है। राशिद अल्वी ने कहा कि इतिहास याद रखेगा कि शव गंगा और यमुना में बह रहे हैं और प्रधानमंत्री अपना घर बनवा रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। बिहार में गंगा के अंदर लाशें बह रही हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर यमुना में लाशें बह रही हैं। एक तरफ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती। मुझे नहीं मालूम कि योगी आदित्यनाथ के सीने में धड़कने वाला दिल क्या पत्थर का हो गया है। इन हालात के बारे में सोचकर भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ को या तो इस्तीफा दे देना चाहिए वरना राष्ट्रपति शासन लागू कर देना। मुझे नहीं मालूम कि योगी आदित्यनाथ के सीने में धड़कने वाला दिल क्या पत्थर का हो गया है। इन हालात के बारे में सोचकर भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ को या तो इस्तीफा दे देना चाहिए वरना राष्ट्रपति शासन लागू कर देना। कोरोना की इस कयामत से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि पूरे देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो और लॉकडाउन पूरे देश में लगा दिया जाए। भारत सरकार न लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है, न वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर करने के लिए तैयार है। दिल्ली की सरकार अगर 1,35,00,000 वैक्सीन्स की डिमांड करती है तो भारत सरकार सिर्फ 3.5 लाख वैक्सीन देती है। देश को कैसे बचा पाएंगे। प्रधानमंत्री से बहुत अदब से कहूंगा, सब कुछ छोड़ दीजिए, देश के लोगों को बचाइए। आपको प्रधानमंत्री देश के लोगों ने इसलिए नहीं बनाया था कि जब कयामत आए तो आप आंखें। आज से करीब 1950 साल पहले सन 64 के अंदर रोम
में भयानक आग लगी थी, 10 शहर तबाह हो गए थे, रोम जल रहा था और वहां का राजा नीरू बांसुरी बजा रहा था। इतिहास आज भी नहीं भूल पाया है। आज भी कहावत बन गई है कि जब रोम जल रहा था, नीरू बांसुरी बजा रहा था। आज देश के अंदर कयामत बरपा है। गंगा और यमुना के पानी में लाशें बह रही हैं। प्रधानमंत्री कोई इंतजाम नहीं कर पा रहे, अपना मकान बनाने में लगे हैं। सेंट्रल वस्ता प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा, हमेशा याद रखेगा कि जब भारत के अंदर कयामत आई थी तो देश का प्रधानमंत्री अपना आलीशान मकान बनाने में लगा था। देश और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਅੱਜ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਗਰ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਾੜੇ ਸਮੇਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। हिदायतां दी पालना करो। आओ कोरोना ते करिए फतेह, यही है साडा मिशन फतेह। फतेह हो पंजाबियों, फिर फतेह होगी। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। अवध शिल्प ग्राम के बाद राजधानी के हज हाउस में 255 बेड का एक और कोविड अस्पताल तैयार हो गया है। रविवार को जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश की मौजूदगी में हज हाउस बनाए गए कोविड हॉस्पिटल का ड्राई रन कराया गया। हॉस्पिटल पूरी तरीके से कोविड रोगियों के उपचार के लिए तैयार है। जल्द ही मरीजों की भर्ती शुरू होगी। डीएम ने बताया कि अस्पताल में निर्बाध ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था उपलब्ध है ताकि रोगियों को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल L2 और L3 बेड सुविधाओं से लैस है। उक्त हॉस्पिटल में 25 वेंटिलेटर, 100 HFNC और 130 ऑक्सीजन युक्त बेड हैं। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि हॉस्पिटल को HAL कोविड हॉस्पिटल के नाम से जाना जाएगा। हॉस्पिटल संचालन के लिए HAL और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मध्य MOU का हस्तांतरण किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि केयर इंडिया NGO के माध्यम से डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ सपोर्ट मिल रहा है। रक्षा मंत्रालय के निर्देश पे हम लोग एक कोविड हॉस्पिटल हज हाउस में एक हमने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है CSR के अंतर्गत। और यहाँ पे 255 बेड का एक हॉस्पिटल है ये, जिसमें L2, L3 फैसिलिटी से युक्त है ये। इसमें 25 वेंटिलेटर हैं और बहुत ही हाईटेक हॉस्पिटल है ये। और आज इसका हस्तांतरण जो है वो यूपी गवर्नमेंट को किया जाएगा HL की तरफ से। इसमें सर आप लोगों ने हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटी जो दिया है वो दिया है या कुछ डॉक्टर्स वगैरह भी प्रोवाइड किए हैं? नहीं, इसमें जितनी फैसिलिटी है वो HL की तरफ से प्रोवाइड की गई है। उसका मैनेजमेंट जिसमें डॉक्टर भी हैं वो सारा यूपी गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। अच्छा, इसमें डॉक्टर सब सरकार की तरफ से? सब सरकार की तरफ से। और आप क्या कहना चाहेंगे, कितने ऐसी चुनौतियाँ रही इसको बनाने, कितने दिनों में इसको बनाए, कैसे किए, इस पर अगर कुछ बता? देखिए, हम लोग जैसा आप जानते हैं HL वायुयान बनाता है, जहाज बनाता है, तो हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, वो उनका एक्सपीरियंस वायुयान बनाने का था। लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि हमने कभी इस तरह का कार्य किया नहीं है। लेकिन 10 से 12 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश में सरकार ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। इसी के तहत कानपुर शहर में चल रही ऑक्सीजन की परेशानी खत्म करने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस सुबह कानपुर पहुंच चुकी है।
यहां से कानपुर से अन्य जिलों को भी आपूर्ति की जाएगी। अब कानपुर और आसपास के जिलों को ऑक्सीजन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। शासन की ओर से कानपुर में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में आई कमी के बाद प्रदेश सरकार कोई मौका नहीं लेना चाहती। ये देखते हुए सरकार ने प्रदेश में 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। देखिए, ये 2 ऑक्सीजन कैप्सूल हैं 20-20 टन के, मतलब 40 टन ऑक्सीजन आई है। ये दुर्गापुर से लोड होके आई है। वहां से रात को 9:30 बजे के आसपास चली थी, यहाँ 9:30 बजे यार्ड में आ गई है। और इनको अब जल्दी जल्दी खाली करने का प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी जल्दी खाली हो गए, ताकि ये रेक वापस फिर से लोडिंग के लिए जाए और किसी शहर में आवश्यकता हो तो वहाँ जल्दी जल्दी ऑक्सीजन पहुँचाई जा सके। यहाँ पर हमारी कॉनकोर की टीम, जिला प्रशासन की टीम, फायर ब्रिगेड, सिविल पुलिस, आरपीएफ और रेलवे की सारी टीम सभी मौजूद हैं। सब समन्वय के साथ काम करेंगे ताकि जल्दी जल्दी अनलोड किया जा सके। खबर दोपहर में रुकेंगे, एक और छोटी सी ब्रेक लें। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वाराणसी के बीएचयू में बना डीआरडीओ का स्थायी कोविड अस्पताल सोमवार से शुरू हो चुका है। सबसे पहले गाजीपुर के 65 वर्षीय अमरनाथ पंडित को इस अस्पताल में भर्ती किया गया। वाराणसी के मंडलीय अस्पताल से अमरनाथ को यहां रेफर किया गया था। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां का दौरा कर अधिकारियों को अस्पताल के बाबत जानकारी हासिल की थी। लखनऊ में बने डीआरडीओ के अस्पताल को गुब्बारों से सजाने के बाद फीता काटकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया था, लेकिन यहां बने अस्पताल को बिना किसी औपचारिकता के शुरू किया गया है। आपको बता दें कि बीएयू के एमटी थिएटर मैदान में करीब 2 हफ्ते में बनकर तैयार इस अस्पताल में कुल 750 बेड हैं। इसमें 250 आईसीयू बेड हैं और 500 ऑक्सीजन बेड हैं। फिलहाल 250 आईसीयू वाले बेड को शुरू किया गया है। अस्पताल को बनारस घराने के शास्त्रीय गायक पद्म भूषण पंडित राजन मिश्र को समर्पित किया गया है। पंडित राजन मिश्र का पिछले दिनों कोरोना के कारण निधन हो गया था। माना जाए, हम प्रयास कर रहे हैं कि आज हम पेशेंट की एंट्री कराएंगे। हमारा पूरा प्रयास आज होगा। आज कितने बेड से इस अस्पताल में शुरुआत हुई है और इसमें कितने मरीज आज शुरुआत दौर में भर्ती किए गए हैं? अभी भर्ती हुई नहीं है, होने का प्रयास किया जा रहा है कि आज भर्ती कर ली जाए। और कितने संख्या में आएंगे ये तो जितने मरीज आएंगे उसके बेस पर ही निर्भर करेगा और कितनी जो है डॉक्टर लोग एंट्री करा सकते हैं उस पर निर्भर करेगा। सर, इसमें किस तरह की सुविधा मरीजों को प्रदान की गई है? इस समय यही इस हॉस्पिटल में हर तरह की सुविधा प्रदान की गई है। आप जिसमें खड़े हैं ये आईसीयू हॉल है, इंटेंसिव केयर यूनिट। ये 250 बेड का हॉल है और इस 250 बेड के हॉल में आपको
पूरी तरह डॉक्टर के द्वारा पूरी देखरेख में रखा जाएगा। वेंटिलेटर की सुविधा है, आपको वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराएगी अगर मरीज उस स्थिति में है कि अपना इंटरटेनमेंट के लिए। आपके पास ऑक्सीजन गैस की यहाँ पूरी फैसिलिटी है और टेस्टिंग, एक्सरे, पैथोलॉजी एक्सट्रा सारी फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। बाकी और बेड और खाना फ्री है। मैं आगे पूरा बता दूं, यहाँ पे जितने ट्रीटमेंट होंगे, भोजन से लेकर के जांच और जो भी उपचार हैं, सब कुछ दवाएं वगैरह सब फ्री हैं। यहाँ पे मरीज को सिर्फ आना है और जाना है, उसके बीच में कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है। ये पूरी तरह से नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा उपहार है, आप ये मान के चलें। कोरोना वायरस महामारी की वजह से इस बार ईद के फीके होने का आसार है। ईद की खुशियां लोगों को मनाने को नहीं मिलेंगी। दरअसल कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने खास अपील लोगों से की। कई जगह लॉकडाउन है, कई जगह कर्फ्यू है और लिहाजा सभी से ये अपील है कि ईद भी एकदम सादगी से मनाई जाए। और इस सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ की जानिब से ईद उल फित्र के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें सभी से अपील की गई है कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पास और लिहाज रखा जाए और घरों ही में रहें, घरों ही में ईद मनाएं, बाहर कहीं ना जाएं, किसी से ना हाथ मिलाएं ना गले मिलें, बल्कि मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए ही से एक दूसरे को मुबारकबाद दें। और जो लोग मस्जिद में रहते हैं वही 5 लोग मस्जिद में ईद उल फित्र की नमाज अदा करें, बाकी लोग अपने घरों में नमाज अदा करें। जिस घर में भी 4 हजरात या उससे ज्यादा हों वो बाजमात ईद उल फित्र की नमाज अदा करें और जहां 4 से कम हों वो लोग अलग अलग चाश्त की नमाज अदा करें और नमाज के बाद अल्लाह ताला से इस बीमारी के खात्मे के लिए दुआ करें और नमाज से पहले सदक़ा फित्र जरूर अदा कर दें और अपने ईद के बजट का 50% गरीब और गुरबा में जरूर तकसीम करें, जिससे कि गरीब और गुरबा भी ईद मना सकें। घरों में सेवैयां जरूर पकाई जाएं, लेकिन किसी भी किस्म की शॉपिंग ना की जाए, बल्कि अल्लाह ने जो भी बेस्ट पॉसिबल कपड़े दिए हैं उन्हीं को पहनकर उन्हीं। देश में कोरोना महामारी का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ईद का त्योहार भी नजदीक है। गौरतलब है कि ईद के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करके ईद का त्योहार मनाते हैं। लेकिन इस बार दिल्ली के इमाम उमर इलियासी ने लोगों से घर में रहकर ही नमाज अदा करने की अपील की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। हम अपने भारतवासियों से और खास तौर पर मुसलमान भाइयों से एक अपील और एक गुजारिश करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि जिस तरह से कोरोना वायरस जिस तरह से बहुत तेजी से फैल रहा है, ये बहुत कठिन समय है, बहुत सख्त वक्त है, बहुत तकलीफ का वक्त है। तो मैं तमाम सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस समय इन हालात में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं हमें उनको फॉलो करना है, खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। अभी 13 तारीख को या 14 तारीख को इंशाल्लाह ईद हो जाएगी। तो ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अभी चूंकि मस्जिदों के अंदर चंद लोग ही नमाज पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए आप पिछले साल की तरह जिस तरह से ईद के लिए आपने अपने घर में ही रहे, तो मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं कि इस वक्त में चूंकि अभी हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, इसके मद्देनजर आप अपने घर में ही रहिए। बहुत जरूरत हो तभी अपने घर से जाइए बाहर, वरना अपने घर में ही रहिए, क्योंकि जिस तरह से ईद आने वाली है ये ईद खुशियों का त्योहार है। इसलिए आप अपनी खुशियां चाहते हैं तो आप अपने घर में ही रहिए और इस बात का ख्याल करिएगा कि आप जो है नमाज अपने घर में ही अदा करेंगे, क्योंकि अभी हालात सुधरे नहीं हैं। देश के कई राज्य इस समय लॉकडाउन की स्थिति से गुजर रहे हैं और कई ऐसे राज्यों ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसी कड़ी में हम आपको देश के 5 अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर लॉकडाउन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इस समय आप 5 तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आप इस समय ये 5 अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं कि कहीं कोरोना नियमों का पालन हो रहा है तो कहीं नियमों को तोड़ा जा रहा है। पहली तस्वीर की बात करें तो ये तस्वीर बेंगलुरु से है, जहां लॉकडाउन के दौरान नियमों की उल्लंघना करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। इसके बाद अगली तस्वीर भोपाल की है, जहां कर्फ्यू के दौरान बाजार सूना पड़ा है और इक्का दुक्का लोग भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं।
इसके बाद तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की है। यहाँ लॉकडाउन के दौरान लोग जरूरी सामानों की खरीदारी के लिए पहुंचे हैं और इस बीच नियमों की उल्लंघना करने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं। चौथी तस्वीर केरल के कोच्चि की है, जहां पुलिस अधिकारी सड़कों पर उतरकर लोगों की चेकिंग कर रही है और जो लोग बिना किसी कारणवश सड़कों पर हैं उनसे उनकी सख्ती भी की जा रही है। आखिरी और पांचवी तस्वीर कर्नाटक के शिवमोगा से है, जहां पर लॉकडाउन के दौरान लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और लोगों में कोरोना को लेकर किसी तरह का कोई डर दिखाई नहीं दे रहा। ये तो 5 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, लेकिन और भी कई ऐसी तस्वीरें जो दुनिया में देखने को मिल रही है, देश में देखने को मिल रही है, जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जहां अभी आपने देश के 5 शहरों की तस्वीरें देखी, तो वहीं अब हम आपको देश के दूसरे शहरों की भी तस्वीरें दिखाते हैं, जहां आप लॉकडाउन के हालातों को देख सकते हैं। पहली तस्वीर की बात करें तो ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की है, जहां एक तो सुबह सुबह बारिश हुई और दूसरा बारिश के बीच पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी करते हुए लोगों को लॉकडाउन के नियमों की पालना करने के निर्देश दे रहे हैं। इसके बाद अगली तस्वीर मुरादाबाद की है, जहां लॉकडाउन की सख्ती के बीच लोग खरीदारी के लिए पहुंचे। तीसरी तस्वीर देश की आर्थिक राजधानी और कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित रही मुंबई की है, जहां पुलिस की ओर से सड़कों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और जो लोग बिना किसी काम के सड़कों पर गाड़ी लेकर जा रहे हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। मुंबई के बाद अगली 2 तस्वीरें केरल के कोट्टयम और तिरुवनंतपुरम की है। यहां लॉकडाउन के दौरान पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है और आने जाने वालों से पूछताछ कर रही है। तो ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश के रतलाम में बीजेपी के एक नेता की दवा दुकान पर सोमवार की रात को पुलिस ने छापा मार दिया। बताया जा रहा है कि उक्त दुकान पर ऑक्सीजन फ्लोमीटर की कालाबाजारी कर महंगे दाम पर बेचा जा रहा था। इसकी शिकायत के बाद पुलिस ने रात 11:30 बजे के करीब छापेमारी करके बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया। ये भाजपा में कई अहम पद पर भी रहे हैं। स्थानीय पुलिस ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि संबंधित आरोपी के खिलाफ ऑक्सीजन फ्लोमीटर की कालाबाजारी करने का प्रकरण भी दर्ज कर लिया गया है। शाम को मैं मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि माहेश्वरी मेडिकल एजेंसी के संचालक राजेश माहेश्वरी अपनी जो उनका मेडिकल एजेंसी उस पर वो आवश्यक वस्तु के अंतर्गत आने वाली ऑक्सीजन फ्लोमीटर की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसकी बाजार कीमत 600-700 रुपये होती है, उसको वो 4000 रुपये में विक्रय कर रहे हैं। उक्त सूचना पे हमारे द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें हमने एक जो पंटरवारी कार्रवाई होती है वो की गई। नोटों पे हमने निशान लगा के उनको भेजा गया। जब वो 4000 में सौदा तय हुआ, सौदा तय से पहले भी उन्होंने काफ़ी नखरे करे थे कि हम नहीं बेचेंगे, उपलब्ध नहीं है, बहुत ज़्यादा कीमत चाहिए, बाहर मार्केट में बाहर हेवी कीमत में मिल रहा है, उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट करके बात करी तो 4000 में उन्होंने सौदा तय किया। सौदा तय हुआ, सौदा जब बेचते वक्त रंगे हाथों हमने उनको रेड करके पकड़ा, जिसमें उनके पास से हमने ये ऑक्सीजन की जो फ्लो मीटर है वो पकड़ा है। साथ में जो हमारे पंटर द्वारा उनको पैसा दिया गया था 4000 रुपये, जिस पर हमने निशान लगा रखे थे, वो पैसा भी उनसे बरामद किया गया है। जब हमने पूछताछ करी तो उसमें उन्होंने कुछ भी मतलब जो कीमत का टैग था वो मिटा रखा था। बाद में पूछताछ करने पर उन्होंने बताया केवल एक बता रहे थे, बाद में उन्होंने 6 और उनकी दुकान से जब्त हुए। इस प्रकार जब उनको चेक किया तो उसमें भी मैक्सिमम रिटेल प्राइस 2250 रुपये लिखी हुई थी। स्पष्ट हो रहा है कि यदि उस मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर ही माना जाए तो भी उससे अधिक कीमत पे ये सामान बेच रहे थे, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 420, 188 और 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दंडनीय पाए से उनको मामला पंजीबद्ध किया गया। मध्य प्रदेश में 15 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। वहीं वीकेंड कर्फ्यू की वजह से कर्फ्यू 17 मई की सुबह 7 बजे तक रहेगा। राज्य में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर मामलों में गिरावट देखने को भी मिली है। हाल ही में इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी देखी जा रही है। ये अच्छे संकेत है। मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही बढ़ते मामलों को कंट्रोल कर लेंगे। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए बताया कि ये समय जागरूक बनने का है, एकजुट होकर कोरोना को हराने का है। मुझे खुशी है कि आप सभी हमारा साथ दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण गांव-गांव तक फैल रहा है। ऐसे में ग्रामीणों को भी जागरूक बनने की जरूरत है।
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सोमवार को गंगा घाटों से 2 किलोमीटर के दायरे में 24 से ज्यादा शव 3-4 दिनों से उतराए पड़े मिले। सड़ने और दुर्गंध के बाद तटवर्ती इलाकों के लोगों को जानकारी हुई तो उन्होंने सूचना पुलिस को दी। शाम करीब 6 बजे एसडीएम रमेश मौर्य एवं एसपी ग्रामीण गंगा घाट पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटे रहे। पुलिस ने अंतिम संस्कार के लिए शव लेकर आने वाले लोगों को जल प्रवाह की जगह जलाने का निर्देश दिया है। उधर कोतवाल शवों को गैर प्रांत से बहकर इधर आने की बात बता रहे हैं। गंगा के तटवर्ती गांवों के लोगों को सुबह नदी की ओर से तीखी दुर्गंध आई। कुछ लोग घाट के किनारे गए तो देखा कि नरवा गंगा घाट, सोजवा गंगा घाट और बुलाकी दास बाबा की मठिया घाट के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में 24 से ज्यादा शव उतराए पड़े थे। सूचना हमें थोड़ी देर पहले मिली है। हमारे अधिकारीगण मौके पर इस समय हैं, जांच चल रही है। हम ये चेक करा रहे हैं कि ये डेड बॉडी कहाँ से आई है, कैसी है तो कहाँ है और कितनी संख्या में है। हमारे अधिकारी मौके पर चेक कर रहे हैं। हम थोड़े समय बाद आपको अपडेट देंगे। इसकी जानकारी प्रशासन को पहले दे दी गई थी कि यहाँ पर लकड़ी के अभाव में और जो है लकड़ी के अभाव में यहाँ पर जो है जल प्रवाह किया जा रहा है, जिसमें गहमर, करहिया, खुदरा, बिहार के सीमावर्ती इलाके, पचौरी, सायर, ये लगभग 12-13 गांव के जल प्रवाह यहाँ पर हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में शवों के कारण दुर्गंध से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ऐसे में प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है? प्रशासनिक अमला कान में तेल डाल के बैठा। अभी तो जीना मुहाल हुआ, अभी तो दुर्गंध आ रही है। आने वाले वक्त में यदि इसको नहीं रोका गया तो यहाँ पर महामारी फैल जाएगी। कोरोना गाइडलाइन के तहत जो है संक्रमण को देखते हुए यहाँ पे क्या कुछ उपाय किए गए हैं? कोई उपाय नहीं किया गया है, न प्रशासन की तरफ से, न स्थानीय स्तर के स्थानीय प्रशासन, न विधायक, कहीं से कोई नहीं है व्यवस्था। अरे उसको अगर जल प्रवाह जो किया गया है उससे कोरोना फैलने की भी संभावना व्यक्त किया जा रहा है। आपके प्रशासनिक अमला या आपके क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि इस मामले में क्या कर रहे हैं और क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? और प्रशासनिक अमला जो है कि नहीं है, अभी ऊपर से आदेश आया है शासन से, उसके हिसाब से अब जल प्रवाह नहीं हुआ है। जो हुआ है उसको नदी में बहाया जाए। अमला क्या कदम उठाया है इस मामले में? प्रशासनिक अमला को शासन से आदेश आया है कि कोई भी शव जल प्रवाह न किया जाए और जो शव लगे हुए हैं उसको गंगा में जो है कि मुख्य धारा में जोड़ करके उसको बाहर कर दिया जाए। कोविड महामारी। खबर दोपहर में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें ANB न्यूज। धन्यवाद। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। 45 साल की उम्र तो वध कोई भी व्यक्ति कोविड टीकाकरण करवा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित में जारी।